जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हमारी ये इतिहास की चौथी क्लास रहेगी और इसमें आज हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। हमने सिंधु सभ्यता घाटी के 3 वीडियो पहले हम डाल चुके हैं। बहुत अच्छे से 50-50 क्वेश्चन रखते हैं हम अपनी वीडियो में, 50 MCQ, जिससे अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, जिस किसी एग्ज़ाम में इतिहास आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और आज हम हर्यक वंश, क्या ये हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश और सिकंदर से कुछ क्वेश्चन होंगे और ये वंशों से संबंधित होंगे। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम क्या करते हैं, आज अच्छे से थोड़ा ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जहाँ ट्रिक लग सकती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि शुंग वंश क्या है, कि शुंग वंश का कौन सा शासक था। क्या शुंग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी और काकवड़ के नाम से किसको जाना जाता था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय में। किसके समय में? कालाशोक, और कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। और ये चलो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपके लिए। एक ट्रिक है कि आजा राजा, ये ट्रिक है सारी चार बौद्ध संगतियाँ हुई थी ना, टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ। तो चारों बौद्ध संगतियों को याद करने की ये ट्रिक रहेगी, जिसमें किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो ये ट्रिक रहेगी। तो आजा राजा महाराजा, तो ये पहली बौद्ध संगति है, फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड बौद्ध संगति की ट्रिक होगी और ये चौथी बौद्ध संगति की ट्रिक होगी। तो आजा का मतलब क्या है? आजा का मतलब है आजात शत्रु। क्या है? आजात शत्रु। आजात शत्रु एक शासक था ना, जे हर्यक वंश में है। तो आजा से आजात शत्रु, राजा से क्या है? राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति आजात शत्रु के शासनकाल में और राजगृह में हुई थी। और महाराजा से क्या है? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे अध्यक्ष। तो महाकश्यप के समय में अध्यक्षता में ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अब द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति को याद करने की है, वैश्या सबका काल है। तो मतलब ये थोड़ा कॉमेडी है कि वैश्या सबका काल है। तो वैश्या का मतलब है कि वैशाली। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और सबका मतलब क्या है? सभाकामी। सबका से ट्रिक क्या है? सभाकामी कौन थे? अध्यक्ष थे। तो सभाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। और काल है से क्या है? कालाशोक। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और आगे है तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पटाओ मत आसिक। तो पटाओ मत आसिक ये भी थोड़ी फनी है, तो गलत वे में मत ले जाना। ये ट्रिक है, थोड़ा ट्रिक याद कर लोगे तो देखो आपको सारी बौद्ध संगतियाँ याद हो जाएंगी। और ट्रिक एक ऐसी रहती है, अगर आपको याद हो गई तो शायद जीवन में कभी नहीं भूलोगे उसको। क्वेश्चन भूल जाते हैं पर ट्रिक नहीं भूलते। तो ये है पटाओ का मतलब है, पटाओ का पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति। और मत का है मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुई थी। मत से मोगलीपुत्र थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। आसिक से है अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कुंवर मित्र कंगाल हैं, चौथी बौद्ध संगति कुंवर मित्र कंगाल हैं, ट्रिक है। तो कुंवर का मतलब क्या है? कुंडलवन में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। और कुंडलवन क्या कश्मीर में पड़ता है। और मित्र का है वसुमित्र। मित्र का मतलब क्या है? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और कंगाल है से क्या बनेगा? कंगाल है से कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो साथियों ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और साथियों सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा बहुत मेहनत लगती है। देखो बिना पंखे के वीडियो बना रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, क्योंकि पंखे में बनाएंगे तो पंखे की आवाज़ आएगी। तो थोड़ा सपोर्ट भी किया करो, सब्सक्राइब करोगे तो इससे हमें अच्छा लगेगा। तो ये चलो, तो दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? क्या है? काल है ना, वैश्य सबका काल है। तो काला से क्या हो गया? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश। क्या है? हर्यक वंश
कि किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। यानी कि कुड़िक किसको कहा जाता है? काकवड़ तो आपने पढ़ लिया, कालाशोक को कहा जाता था। अब कुड़िक किसको कहा जाता था? तो हरेक वंश का कौन से शासक को कुड़िक कहा जाता था? ये अजातशत्रु को कहा जाता था। किसको? अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। तो ये देखो हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में क्या है? 3 वंश आए थे, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो हर्यक वंश क्या संस्थापक कौन था? बिंदुसार था। एक बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में आता है और ये बिंबिसार है, इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो बिंदुसार नहीं है, यह है बिंबिसार। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आया, उसका पुत्र उदयन आया, उसके बाद नागदशक। नागदशक क्या है? ये अंतिम शासक है हर्यक वंश का। पर ये इसको हर्यक वंश को क्या है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या? पितृहंता वंश का मतलब कि पिता की अपनी हत्या कर कर खुद गद्दी पर बैठ जाते थे, तो इसीलिए पितृहंता वंश भी इसको हर्यक वंश को कहा जाता है। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश के शिशुनागी थे अपने नाम पर ही। और उसके बाद कालाशोक आए। कालाशोक को काकवड़ के नाम से जाना जाता है, आपने देख लिया होगा पीछे। और शिशुनाग के अंतिम वंश के शासक की पूछा जाए तो नंदीवर्धन थे। अगर अंतिम शासक पूछा जाए कौन है शिशुनाग वंश के, तो नंदीवर्धन है। और नंदवंश, नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना कर दी। तो महापद्मानंद ने, हाँ नंदवंश की सही है, ठीक है। और नंदवंश में दूसरे कौन आए? घनानंद आए। कौन आए? घनानंद। अगर घनानंद की बात करें तो घनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया था अपनी भरी सभा में। तो कौटिल्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया? ये कहीं जंगल में कहीं इनकी कुशलता देखकर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को समझा कि ये बहुत कुशल हैं, बहुत प्रतापी राजा बनेंगे, तो उनको प्रतापी राजा बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनकी हत्या करा दी गई। किसकी? घनानंद की। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई कौटिल्य ने अपना अपमान का बदला लेने के लिए। तो ये थोड़ी स्टोरी है। तो चलो हम क्या करते हैं, स्टोरी से क्या है थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा जल्दी देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो कौन सा शासक था जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आपसे पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या है? पटना है। जो बिहार में पटना है ना, वही पाटलिपुत्र है। तो पटना की स्थापना किसने की थी? तो पटना की स्थापना उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। पहले पुराना नाम पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? क्या है? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध, मतलब 16 जो राजाएँ थे उसका विवरण कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक ये पुस्तक है, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा इसमें? करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सिकंदर से संबंधित है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 301 तो क्वेश्चन यहीं से हो गया कि सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। तो सिकंदर से संबंधित मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, कि आप याद रखना सिकंदर ने MBA किया था। क्या? महान सिकंदर ने MBA किया था। जी वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, ये मात्र एक ट्रिक है। तो ट्रिक है ये। तो एम से क्या है? एम से क्या है? मकदूनिया। ये मकदूनिया का मतलब है, मकदूनिया का ये शासक था सिकंदर। और बी से क्या है? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी, बेबीलोन। और ए से क्या है? अरस्तु। अरस्तु इसके गुरु का नाम था। और अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के जनक है ना, वही महान सिकंदर के क्या थे? गुरु थे, अरस्तु। तो यहाँ से कुछ ट्रिक मिली होगी आपके लिए। MBA ये हमेशा याद रखना, सिकंदर महान MBA था। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान क्या है? सिकंदर महान अलेक्जेंडर ऑफ ग्रेट एवं पोरस यानी कि पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? मतलब
कौन सी नदी थी वहाँ पर पोरस और महान सिकंदर की युद्ध हुआ था? तो कौन सी नदी थी? वो झेलम नदी थी। कौन सी? झेलम नदी पर क्या है इनका आमना सामना हुआ था। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सिकंदर की सेना ने, क्वेश्चन आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से क्या है मना कर दिया था? सिकंदर की सेना ने, यह क्वेश्चन मैं नीचे लिख कर लाया हूँ कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और वहाँ से ही क्या है महान सिकंदर लौट गया था। सिकंदर महान एक मात्र ऐसा शासक था कि उसने पूरे भारत संघ था उसको पूरी तरह से खदेड़ दिया था, सभी राजाओं को। तो व्यास नदी से पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। और जो राजा पोरस था, यानी कि पुरु भी कह देते, तो उसकी और महान सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी पर हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस प्रकार का मृत भांड यानी कि पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो किस प्रकार का मृत भांड जो भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है वो है उत्तरी काले, क्या है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। किसको माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को माना गया है कि मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक। मतलब इसका मतलब क्या है कि, सॉरी साथियों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन मतलब पॉलिश द्वारा जो बर्तन मिले थे उसी से क्या है जो नगरीकरण मतलब शहर के प्रमाण मिले थे इसी से। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाली ग्रंथों में क्या है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? मतलब पाली में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। क्या? भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्या था? अवंतिका। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा अवंतिका। साथियों आपके लिए मैं एक बार बता दूं कि जितने भी ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदवंश का क्या है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ, सारा हर्यवंश। तो हम डायरेक्ट देखेंगे नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था। क्या? महापद्मानंद। कैसे लिखा जाता है? महापद्मानंद थे नंदवंश के संस्थापक। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज, क्या है? अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया था? तो ये घनानंद को कहा गया था। किसको? घनानंद है घनानंद। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से घनानंद को जाना जाता था। आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत में क्या है? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों ने किया था। भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण था विदेशियों के द्वारा तो वो कौन थे? ईरानी थे। क्या थे? ईरानी। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में जो दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, मतलब यूरोपों द्वारा करा गया पहला आक्रमण था और विदेशियों द्वारा भारत पर किया गया ये दूसरा आक्रमण था। ये किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। किसने? यूनानियों ने किया था। पहला ईरानियों ने किया, फर्स्ट आक्रमण हुआ जो ईरानियों ने किया, और सेकंड आक्रमण भारत पर किसने किया? यूनानियों ने। ईरानी याद रखना, ईरानी पहले ई आता ना, पहले जिसमें वर्णमाला में हिंदी में ई पहले आता है, तो ईरानियों ने क्या ये या बाद में आता है तो ये दूसरे नंबर पर किया। ऐसे ट्रिक से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे
फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। मतलब फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत किसको बनाया था? किसने? ईरानियों ने। हकमनी वंश के किस शासक ने? हकमनी वंश का कौन सा शासक था? तो हकमनी वंश का शासक था डेरियस। डेरियस था। इसका दूसरा नाम था दारैबाहु प्रथम या डेरियस ने क्या है, ईरान के जो हकमनी वंश के ये शासक थे डेरियस, इन्होंने भारतीय भूभाग के जीतने के बाद उसे फारस का क्या है 20वां प्रांत बना दिया। क्या 20वां प्रांत बना दिया था। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड स्पीच। क्या है? हाइड स्पीच का युद्ध है ना, हाइड स्पीच का युद्ध या बेतस्ता का युद्ध, आधुनिक में झेलम नदी का युद्ध, जो पोरस या पुरू के मध्य हुआ था ना सिकंदर महान का, जो ही मैंने इससे पहले पढ़ाया है, वही क्वेश्चन है कि हाइड स्पीच या बेतस्ता के नाम से भी जाना जाता है, हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और झेलम नदी का ये बेतस्ता पुराना नाम है, और ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? महान सिकंदर और पोरस ये पुरू के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो महान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीसरी बार बता रहा हूँ, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश ने, यहाँ शिशुनाग ने, वंश नहीं है, वंश का तो ये संस्थापक था, कि शिशुनाग ने किस उत्तर राज्य का मगध राज्य में विलय नहीं किया? तो मतलब शिशुनाग ने कौन सा उत्तर राज्य था, कौन सा राज्य था जिसका विलय मगध राज्य में नहीं किया? तो अवंती का विलय भी किया था मगध में, और वत्स का भी किया, इन दोनों का भी किया, और ये काशी का नहीं किया था। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। काशी का विलय नहीं हुआ था मगध साम्राज्य में। ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी का इसने तो किया नहीं, शिशुनाग ने, तो किसने किया? काशी और लिच्छवी का किसने किया? अजातशत्रु ने। विलय तो हुआ है मगध साम्राज्य में, पर उस शिशुनाग ने नहीं किया। किसने किया? अजातशत्रु ने किया है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। हाँ ये सही है एकदम। कुछ शास्त्रों में बृहदत्त को बताया गया है कि मगध साम्राज्य की स्थापना बृहदत्त ने की। वैसे ज़्यादातर मान्यता जो बिंबिसार के द्वारा है। किसके द्वारा? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी, और ये दोनों ही करेक्ट है। कहीं कहीं बृहदत्त को भी बताया गया कि संस्थापक था, ये वास्तविक संस्थापक, लेकिन ज़्यादातर मान्यता प्राप्त बिंबिसार की है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए तो ये करेक्ट है, ये तो क्या है करेक्ट है, पर इसमें नहीं है, वो गलत पूछा है। तो महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछांत्रक का मतलब है क्षत्रियों का अंत करने वाला। कौन था? महापद्मानंद था। और इकराट की उपाधि धारण की, ये एकदम सही है। महापद्मानंद ने इकराट की उपाधि धारण की थी, और इसको क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था महापद्मानंद को। महापद्मानंद ने बहुत सारे क्षत्रियों का कत्लेआम किया था। ये भी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। और गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली ये क्रम से 4 राजधानियाँ बनी। हाँ ये सही है। मगध साम्राज्य की ये चारों राजधानियाँ थी। पहले राजगृह बनी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, ये लगातार बनी थी। हाँ सबसे पहले गिरिव्रज और फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, वैशाली। तो ये भी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। पर तो ये सारे तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट पूछा ना कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। गलत पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश में किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत में किस एक राजवंश का शासक था सिकंदर ने जब आक्रमण किया था? तो उस समय नंदवंश का शासन था। नंदवंश महापद्मानंद के समय आया था महान सिकंदर। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बना था? तो 6वीं शताब्दी में
सबसे शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो ये मगध साम्राज्य था। जो 6वीं अगर सदी की बात करी जाएंगी तो 6वीं सदी में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एक नगर था या राज्य था। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6ठी सदी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में है? अंगुत्तर निकाय में। मैंने पहले बताया ना आपके लिए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के राजाओं का क्या है? उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय, इसको आप रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं बनी है? मैंने अभी आपको बताया ना कि गिरिव्रज भी राजधानी बनी, राजगृह भी बनी है और पाटलिपुत्री बनी है। कौशाम्बी राजधानी नहीं बनी थी मगध साम्राज्य की। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मतलब ये पितृहंता वंश की मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन सा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की और फिर वो अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया। तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने सबसे पहले अपने पिता की हत्या की थी, फिर उसके बेटे उदयन ने खुद इसकी अजातशत्रु की ही हत्या कर दी। ये खाली एक साम्राज्य के लिए ही हत्या कर देते अपने पिता की, राजा बनने के लिए। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सोचिए कितने निर्दयी होते होंगे जब अपने पिता की हत्या कर देते थे, तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मतलब विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो ये लिच्छवी नगर में किया गया था। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो ये गणतंत्र बनाया होगा लिच्छवी के द्वारा बनाया गया होगा जब मगध साम्राज्य के समय में। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किसके शासनकाल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी? तो मगध के साम्राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, जब भी तो इसीलिए इन्होंने गणतंत्र दिवस बनाया था, गणतंत्रात्मक बनाया था। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। जब गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, शासन व्यवस्था, इसीलिए तो मनाया गया गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने को कहा जाता था? मतलब किसने सेनिया नामक सेनिया क्या थी? एक नियमित और स्थायी सेना रखने वाला किसे कहा गया? तो सेनिया किसे कहा गया? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो सेनिया बिंबिसार को कहा जाता था। सेनिया का मतलब था नियमित सेना, नियमित और स्थायी सेना। मतलब स्थायी क्या होती है? परमानेंट सेना। और नियमित मतलब एक रूल और रेगुलेशन होंगे इनके, तो इसीलिए सेनिया के नाम से बिंबिसार को जाना जाता था। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, उग्रसेन का मतलब क्या है? भयानक सेना का स्वामी। तो उग्रसेन किसको कहा गया? तो उग्रसेन के नाम से महापद्मानंद को जाना जाता है। उग्रसेन के नाम से महापद्मानंद को भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन का मतलब है भयानक सेना का स्वामी। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेरियस। क्या है कि डेरियस यानी कि दारहबाहु फर्स्ट ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? मैंने भी आपको बताया ना कि उसने क्या है भारत का 20वां प्रांत बनाया था जिसका नाम था क्षत्रपी। ये क्षत्रपी बनाया था। तो वो क्या है पूछा है कितना राजस्व होता था? तो राजस्व 360 टैलेंट। क्या है 360 टैलेंट होता होगा कुछ ये, पर मैं आपको ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ कि डेरियस ने क्या है भारत में 20वां प्रांत बनाया था भारत के कुछ हिस्से को जीतकर। 360 टैलेंट राजस्व वसूलता था इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो मतलब सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो निर्याकस आया था और एनीसिक्रेट्स, क्या है एनासिक्रेट्स था ये भी आया था,
और एरिस्टोबुलस भी आया था, पर हेरोडोटस भारत वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। क्या? हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला नहीं था। ये तीनों आए थे, निर्याकस, एनासिक्रेट्स और एरिस्टोबुलस, ये तीनों आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के जो संचालक थे उसको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन, ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जो संचालक होते थे महापद, वो उसके किसके? महाजनपदों के, उनके लिए श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का मगध साम्राज्य में गृहपति का अर्थ क्या होता था? धनी किसान। किसको कहा जाता था मगध साम्राज्य में? गृहपति, धनी किसान को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक क्या है? कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो कौन सा था जो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? तो डेरियस था ना, मैंने आपको बताया था ना, 20वां प्रांत बनाया डेरियस ने, 20वां प्रांत बनाया था ना भारत में, कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, जीत लिया था, और उससे क्या करता था? 360 टैलेंट राजस्व वसूलता था डेरियस। ईरान का था ये, मैं इसको पहले बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के राजा क्या थे? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहता था? युद्ध रहा तो अजातशत्रु का ये वज्जी यानी कि वैशाली के विरुद्ध क्या है? ज़्यादातर युद्ध रहता था। सबसे ज़्यादा युद्ध वज्जी के विरुद्ध रहता था अजातशत्रु को। ऑप्शन ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा। मगध के राजा थे ये अजातशत्रु, इनका सदैव वज्जी यानी वैशाली के विरुद्ध क्या है? युद्ध ही बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथमूसल, या रथमूसल क्या है ये? कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक क्या था? पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। मतलब वो कौन सा शासक था जिन्होंने जो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, और एक था कि रथ में एक गदा लगा होता था, गदा जैसा हथियार जुड़ा होता था, तो उसको कहा जाता था रथमूसल और महाशिलाकंटक। तो रथमूसल और महाशिलाकंटक को किस शासक ने प्रयोग किया था अपने लिए? अजातशत्रु ने प्रयोग किया था। किसने? अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथसूल का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदवंश का अंतिम शासक पूछा है। तो नंदवंश का अंतिम शासक मैंने आपको बताया था घनानंद था, और घनानंद को क्या है? घनानंद ने चाणक्य की क्या बेइज्जती की थी अपनी सभा में, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका अंत करा दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में जो सिक्कों का प्रचलन हुआ वो हुआ 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। याद रखना, 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। तो इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन पूछा है, महात्मा बुद्ध के समकालीन। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु थे, आजा राजा महाराजा। इसमें पहली बौद्ध संगति में ये शासक थे, इनके शासक काल में पहली बौद्ध संगति हुई। और क्या है? प्रसेनजित। ये प्रसेनजित भी मगध साम्राज्य का ही थे ये। तो ए और सी क्या है? 1 और 3। 1 और 3 क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बिंदुसार ये जैन धर्म, इनके पिता जो अशोक थे, जो बेटे थे अशोक, तो ये क्या जैन धर्म को मानते थे, पर बौद्ध धर्म से जो बौद्ध धर्म के समकालीन थे वो कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का जो उदय था उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्या था ये? जो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, बहुत ज़्यादा लोहे का प्रयोग होता था, इसीलिए क्या है, बड़े राज्यों का ये उदय का मुख्य कारण माने गए उत्तर प्रदेश और बिहार। ये पहले उस ज़माने में 6वीं शताब्दी में यहाँ लोहे का बहुत ज़्यादा विशेष योगदान रहा है
अपने यूपी और बिहार में। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। मुख्य कारण पूछा है 6वीं सदी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार जो संस्थापक कहलाते हैं ने अपने राजवैदक जीवक, ये क्या है जीवक हैं ये राजवैदक, मतलब अभी की फ़िलहाल की बात कर दें तो ये कौन है डॉक्टर होते हैं, तो को किस राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था। तो ये अवंती के राजा थे। अवंती के राजा को क्या पांडुरोग हो गया था, पांडुरोग मतलब पीलिया बोलते हैं। तो ये जीवक को भेजा था बिंबिसार ने, अपने बिंबिसार के राज दरबार में रहते थे, तो अवंती के राजा के लिए इन्होंने जीवक के लिए भेजा था उपचार के लिए। उपचार मतलब डॉक्टर के रूप में भेजा था सही करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। तो अवंती को जीतकर शिशुनाग ने मगध का हिस्सा बना दिया। शिशुनाग ने अवध को जीता था, सॉरी अवंती को जीता था शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो अंग राज्य को किसने अपने राज्य में मिला लिया, बिंबिसार ने। अंग को भी जीत लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। अगर अंग की बात करी जाए तो बिंबिसार ने मिलाया अंग को अपने मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। अगर शिशुनाग की बात करी जाए तो शिशुनाग ने अवंती को मिलाया था, मैंने पढ़ाया, वत्स को भी मिलाया था, पर काशी को नहीं मिलाया था। काशी को शिशुनाग ने नहीं जीता था। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रुकना भी, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं और एक अच्छी सी बात बताऊंगा, रुके रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो मैं बता चुका हूँ आपको, काशी और लिच्छवी को किसने मिलाया, अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिलाया था, ये मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। तो मगध की पहली राजधानी मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, गिरिब्रज और राजगृह मगध की पहली राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो ये बताओ, पाटलिपुत्र जो पटना है उसकी स्थापना किसने करी थी, उदयन ने करी थी। उदयन की द्वारा पहली बार राजधानी बनाई जाएगी ना, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो पाटलिपुत्र को पहली राजधानी उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन घनानंद था। कौन था घनानंद, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का क्या पूछा है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। तो ये 6ठी सदी में हुआ था। कई क्वेश्चन हमने ऐसे पढ़ लिए हैं, 6ठी सदी में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार को किस नाम से भी जाना जाता था, सिरडिक के नाम से जाना था। सिरडिक के नाम से भी बिंबिसार को जाना जाता था। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये क्वेश्चन ही बता चुका हूँ कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बिंबिसार था, अजातशत्रु था, या नागदशक था, या उदयन था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना देखो ज़रूर ना भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और हम अच्छे से अच्छे और प्रयास करेंगे आपके लिए अच्छी वीडियो और अच्छा बेहतर पढ़ा सकें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।